गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय गणित के टॉपिक सूत्र संग्रह के नाम से एक वीडियो बनाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको आपकी कक्षा 10 की जो गणित की बुक है उसके लगभग सारे महत्वपूर्ण सूत्र है वो एक जगह ही मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में सूत्रों की चर्चा करने वाले हैं, महत्वपूर्ण सूत्रों की, और प्रश्नावली वाइज चलेंगे। पर हर प्रश्नावली में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र है वो काम में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली प्रश्नावली है, मैं यहाँ पे प्रश्नावली का नाम नहीं लिखूँगा, नंबर नहीं लिखूँगा, मैं सीधा सूत्र नंबर लिख रहा हूँ, आप उससे समझ जाइए। पहली प्रश्नावली जो वैदिक गणित की है उसके मैंने 5 वीडियो बना रखे हैं, उन्हीं 5 में से ही क्वेश्चन आने हैं, मतलब उसी 5 प्रकार के ही क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें आपके एक तो विचलन किस प्रकार ज्ञात करें, ये महत्वपूर्ण है। विचलन ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है संख्या में से आधार घटाना है। पहले जो संख्या क्वेश्चन की दी गई है वो माइनस आधार, और स्टूडेंट आधार जो है वो 0 वाला नंबर होगा, एक के आगे 00, 000, 4 0, 1 0। हमें ध्यान रखना होगा संख्या किस प्रकार की है। दूसरा इसके अंदर हमें सूत्र निखिलम के द्वारा सूत्र निखिलम देखना है। सूत्र निखिलम से यदि वर्ग निकालें तो इसके लिए हमें जो काम में लेना सूत्र वो है संख्या जोड़ विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। ये तो जब आधार लेवे और उपाधार आ जाए तब हमें लेना है उपाधार संख्या ओब्लिक संख्या जोड़ विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। यदि हमें सूत्र निखिलम के द्वारा घनफल निकालना हो, यदि हमें सूत्र निखिलम के द्वारा घनफल निकालना हो, यहाँ ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, उपाधार गुणा संख्या जोड़ विचलन ओब्लिक विचलन की स्क्वायर। यदि घनफल निकालना हो सूत्र निखिलम से तो हमें लगाना पड़ेगा संख्या जोड़ 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3 विचलन का क्यूब। ये जब घनफल में हमें हमारा जो विचलन है वो यदि आधार में आता है, उपाधार संख्या नहीं लेनी पड़ती है तो है। यदि उपाधार संख्या लेनी पड़ जाए, यहाँ पे उपाधार अंक की स्क्वायर ओब्लिक संख्या जोड़ 2 गुणा विचलन ओब्लिक फिर यहाँ पे दोबारा उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। कहने का अर्थ ये है, एक तो यहाँ पे उपाधार अंक जोड़ देना और एक यहाँ पे उपाधार अंक की स्क्वायर जोड़ देनी है, तो फिर ये हमारा जो घनफल का है उपाधार वाला सूत्र है वो बन जाएगा। अब अगला देखते हैं, जब हमें हरों के अंदर संख्या दे रखे, बटे के अंदर संख्या दे रखे और वाम पक्ष के हरों का योग बराबर हो दक्षिण पक्ष के हरों का योग के बराबर, हरों का योग यदि बराबर हो तो यहाँ पे स्टूडेंट सूत्र लगेगा शून्य साम्य समुच्चय। इसका अर्थ ये हो गया है शून्य साम्य समुच्चय का कि कोई से भी हर का योग ले लीजिए, जब बराबर हो दाएं और बाएं कोई से भी का ले लीजिए और 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे तो समीकरण सरल कर सकते हैं। ये आपकी पहली प्रश्नावली के सूत्र है। मोस्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब प्रश्नावली 2 के सूत्रों की बात करते हैं। प्रश्नावली 2 में मैं अगला सूत्र संख्या 5 लगा रहा हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो है a बराबर बी क्यू जोड़ r, जहां पर r है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। या स्टूडेंट्स इसे यूं भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का
HCF यानी मैसे निकालने के काम में आती है। एक स्टूडेंट्स अगला है आपके जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय मैंने पहले ही बताया था मोस्ट में। इसमें यह बताना आपको कि कोई भी भाज्य संख्या है वह अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है। इससे अगला जो 7वां है वो देखते हैं। वर्गमूल में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वे सारी की सारी अपरिमेय होती है। ये ध्यान रखना आपको। और एक वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया था आपको, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके अलावा हम अगला जो सूत्र है वो देखते हैं, वेरी मोस्ट है। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF मैसे गुणा LCM लेस है। या इसे स्टूडेंट्स यूँ भी कर सकते हैं, A गुणा B प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अगला देखते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, यदि संख्या का दशमलव प्रसार देखना हो तो संख्या का हर है वह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में ही होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इनके अलावा 2 या 3 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो फिर उनका दशमलव प्रसार है वो आवर्ती अशांत होगा। अशांत आवर्ती या आवर्ती अशांत आवर्ती। इसका मतलब है भाग कभी भी पूरा नहीं होगा और संख्या बार बार दशमलव के बाद आवृत होती रहेगी। आप दूसरी प्रश्नावली के सूत्रों का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 3 की प्रश्नावली के सूत्र देखते हैं। 3 की प्रश्नावली में आपकी जो बहुपद व्यंजक है उनसे संबंधित प्रश्नावली है। तो व्यंजक प्लस माइनस के निशान से पता लगते हैं, न कि जोड़ गुणा और बाकी के। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x जोड़ 2y, तो यहाँ पे सीधी सी बात है ये द्विपद हो गया, 2 पद हो गए। इसके अंदर प्लस से पता लग रहा है यहाँ पे पद 2 हो गए हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, यदि आपको घातांक पता लगाने हैं कि समीकरण की सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस समीकरण की घात मानी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूं तो इस समीकरण की घात सबसे बड़ी 3 है, इसलिए समीकरण की घात 3 मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर 10 की। जो बहुपद होते हैं, समीकरण जो होती है उनका मानक रूप जो है वो ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप में होता है। जहाँ पर a बराबर नहीं होता है 0 के, a बराबर नहीं है 0 के, और c है वो एक चर पद होता है, यानी अंक होगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक, इसके 2 रिजल्ट जो हम निकालते हैं शून्यक, उनका रिलेशन देखना चाहे तो पहला शून्यक a मानते हैं, दूसरा b मानते हैं, अल्फा बीटा। इनका यदि जोड़ देखा जाए तो इनके जोड़ का रिजल्ट होगा -c/a। इसका अर्थ ये हो गया है c यहाँ पे क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे -b/a। b का अर्थ हो गया यहाँ पे अक्ष का माइनस अक्ष का गुणांक बटे a यानी अक्ष स्क्वायर का गुणांक। यदि इनका गुणनफल देखना हो a इंटू बी बराबर ये होगा, इसका सूत्र c/a। c यहाँ पे चर पद है, चर पद बटे a यहाँ पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। इससे अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुपद विभाजन एल्गोरिथम। इसकी सत्यता के लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं वो है fx बराबर qx इंटू
gx प्लस rx। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें यदि समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, तो हमें वाम पक्ष बायां हो गया है, वाम पक्ष में केवल अक्ष के पद रखने पर सबसे पहले तो ये लिखना पड़ता है, और उसके बाद में जो अक्ष का गुणांक है, अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग, अक्ष का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। इसी प्रकार अगला देखते हैं, जो 13 नंबर का सूत्र है, हम देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या इसे मानक सूत्र भी बोल सकते हैं, मानक सूत्र। इसके अंदर स्टूडेंट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र या मानक सूत्र कहलाता है। अब हमें यदि मूलों की प्रकृति पता लगानी हो, मूलों की प्रकृति, तो d निकालना पड़ता है, जिसे कहते हैं विविक्त कर होता है d के 3 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। यदि d 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो यहाँ पे मूल है वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, यानी असमान होंगे। यदि d 0 से बड़ा हो, d 0 के बराबर हो, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। अब जब d 0 से छोटा हो, यानी माइनस में रिजल्ट आ जाए, तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल है वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 4 की प्रश्नावली की बात करते हैं। 4 की प्रश्नावली में आपके वैसे आलेखीय विधि से हल करना है, लेकिन रैखिक समीकरण है, उनके मानक रूप है वो देख लेते हैं, और उनके क्या क्या संगत असंगतता देख लेते हैं। रैखिक समीकरण जो होती है, रैखिक समीकरण के मानक रूप, रैखिक समीकरण के मानक रूप, यहाँ पे 2 समीकरण देते हैं आपको, वो इस प्रकार होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 होती है। दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तो समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। और ग्राफ पर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, 2 प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स इसका जो निकाय है ये संगत होता है। यदि स्टूडेंट्स a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, बराबर हो c1 c2 के, तो यहाँ पर अनंत हल होंगे, और यहाँ पर हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। संपाती का अर्थ वही है, दोनों रेखाएं हैं वो एक ही होंगी, और निकाय का हल है वो संगत होता है। संगतता असंगतता के सवाल पूछते हैं इसमें। तीसरा, जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, बराबर नहीं हो c1 c2 के, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, बराबर नहीं है c1 c2 के, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। और जो रेखाएं हैं वो समांतर होती है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, समांतर रेखाएं, और इसका जो निकाय का हल है वो असंगत होता है। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं इसका। इसके बाद हम 5 की प्रश्नावली की बात करते हैं।
पांच की प्रश्नावली में आपके पांच की प्रश्नावली में जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का मानक रूप है वो इस प्रकार होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश डैश। अब यदि स्टूडेंट हमें सार्वअंतर निकालना हो, सार्वअंतर निकालना d, तो d बराबर a2 माइनस a1 कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अंतिम पद है उसे n मान के पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हैं। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स जब हमें जो समांतर श्रेणी एपी है उसका टोटल करना हो Sn बराबर एक सूत्र इसका सीधा सा पड़ा है n/2 गुणा a जोड़ l। ये सूत्र स्टूडेंट तब लगता है जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो। और दूसरा इसका Sn का सूत्र जो है 18 नंबर लिख देता हूं। दूसरा जो सूत्र है इसका Sn का वो Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 6 की प्रश्नावली की। प्रश्नावली 6 जो आपकी त्रिकोणमिति की है उसकी बात करते हैं। जो 19 नंबर का सूत्र है, हम 19 नंबर यहाँ पे वैसे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे हम जिस हिसाब से वीडियो में चल रहे हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हमारे मुख्य रूप से आते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। एक तो इनके मानों की सारणी है वो बनी हुई है, मैंने बेसिक मैथ में डाल रखी है, कैसे बनाए वो देख सकते हैं आप। दूसरा इनके जो मान है वो किस प्रकार के होते हैं, इन तीनों के मान नंबर से लाल बटे कक्का, यानी साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। और इन तीनों का नंबर से एक एक बटे लाल, यानी कोट का है वो आधार बटे लंब और सेक का है वो कर्ण बटे आधार और कोसेक का है वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय भी काम में लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है वो ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब की स्क्वायर। इसको यदि हम पक्षांतर करके लाएं तो आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब की स्क्वायर। और इसी प्रकार यदि लंब निकालना हो पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपके 6 की प्रश्नावली के जो बेसिक सूत्र है उनकी बात कर रहा हूं। इसके आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 7 की। दोनों साथ में ले लेते, त्रिकोणमिति की दोनों। प्रश्नावली 7 में आपकी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका अर्थ ये हो गया है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार अगला जो फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और स्टूडेंट्स टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। और इसका दूसरा सूत्र एक और भी है टेन थीटा का, साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं शुरू। इसके आगे कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पे मैंने दे दिया था, वो लिख सकते हैं कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। और इसका दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जो कि है कोस थीटा बटे टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इससे आगे जो सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सेक थीटा
इंटू कोस थीटा बराबर 1। लास्ट है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। अब स्टूडेंट्स अगले सूत्र की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमी का है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे यूं भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर सॉरी यहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखना था, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसे यूं भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अगली जो सरल का उसकी बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या इसे यूं भी लिख सकते हैं आप, ये टेन उधर ले रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो तीसरी सरल समीकरण का काम में लेते हैं वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसे आप यूं भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा जो हमारे सारणी के अंदर माप दे रखे हैं उनके अलावा यदि माप आ जाते हैं तो उसके लिए साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। इसी प्रकार इसका उल्टा कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के विपरीत है, साइन और कोस। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे प्रश्नावली की बात करते हैं। स्टूडेंट्स आपके जो आज की प्रश्नावली है ऊंचाई और दूरी वाली, उसमें तो आपके जो लाल बट्टे का वाला सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र हैं, उन्हीं से ही सोल्व होगी। उसके अंदर कोई नया सूत्र काम में नहीं आएगा। 9 वाली जो प्रश्नावली है उसके अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि निकालनी हो, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी हो, तो सूत्र लगेगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। इसी प्रकार मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो सूत्र लगेगा वो लगेगा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 बटे 2। ये तो होगा x का, ये x का मान निकालने के लिए, और y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। और यदि कोई दो बिंदुओं को कोई बिंदु विभाजित m1 m2 में करता है, m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजन, तो स्टूडेंट इसके लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स x के लिए। और इसी प्रकार y के लिए निकालना चाहें तो y बराबर m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब अंतर विभाजन की बात करें, ज्यादातर हमारे क्वेश्चन अंतर विभाजन के आते हैं जब कोई बिंदु के लिए दो बिंदुओं को m1 और m2 में बाह्य रूप से विभाजित कर दे, बाह्य विभाजन करें तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। ये x का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। इसी प्रकार y का निकाले तो यहाँ पर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, मतलब
जो अंतर्विभाजन वाला प्लस का निशान है दोनों, वो माइनस में बदल देने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके जो 10 की प्रश्नावली है, 10 की प्रश्नावली बिंदु पथ की है। बिंदु पथ के बारे में मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो बना रखा पहले से, वो आप दे सकते हैं। उसके अंदर कोई आप इसके अंदर और कुछ नया बचा नहीं है, केवल एक थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप, माध्यिका जो होती है, माध्यिका है वो शीर्ष से लेकर केंद्र तक, शीर्ष जो कोना होता है शीर्ष से लेकर और केंद्र तक है, वहां पर 2/3 भाग होती है पूरी माध्यिका का, और आगे का भाग वो 1/3 यानी 2:1 में विभाजित होती है शीर्ष से शुरू होके। इसके अंदर बस ये ध्यान रखने योग्य है। अगली प्रश्नावली की बात करते हैं 11 की, समरूपता की है। उसके अंदर यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हम समरूपता का ये नियम लगा सकते हैं यहाँ पर यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं डीएफ का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के वर्गों के अनुपात के बराबर। जैसे इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए बी है, वो इसके संगत है डी के, तो यहाँ पर ए बी बटे डी का स्क्वायर। इसी प्रकार संगत भुजा के अतिरिक्त संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी प्रकार हम ले आगे उनके शीर्ष लंब जो होते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब कह दीजिए या ऊंचाई के वर्गों के बराबर, वर्गों के अनुपात के बराबर दोनों का क्षेत्रफल होता है। अब इस में बात करते हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता, यहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है वो देखेंगे कि सर्वांग समता के कौन कौन से फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स सर्वांग समता के लिए एक फॉर्मूला है ट्रिपल एस, दूसरा ASA, तीसरा SAS और चौथा RHS। स्टूडेंट्स जब किसी त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो तो यहाँ पर ट्रिपल एस फॉर्मूला लगेगा, और जब एंगल साइड एंगल बराबर हो यानी दो एंगल के बीच वाली साइड और दोनों साइड के एंगल बराबर हो तो ASA फॉर्मूला, और जब दो साइड है और उनके बीच का एंगल है वो दोनों त्रिभुज बराबर हो तो SAS, और राइट एंगल हाइपोटेनियस यानी कर्ण यानी 90 डिग्री का कोण और कर्ण और एक तीसरी साइड है वो बराबर हो, तो ये चार फॉर्मूला सर्वांग समता के लिए लगाते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं ये समरूपता और सर्वांग समता में अंतर। कोई भी दो आकृतियां चाहे बड़ी छोटी हो, दिखने में एक जैसी हो तो समरूप कहलाएगी, लेकिन यदि नाप में एकदम समान हो सब प्रकार से, डिटो टू कॉपी हो, तो वे कहलाएगी सर्वांग सम। यहाँ पे आप अंतर समझ रहे हैं। हर सर्वांग सम आकृति है वो समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृति है वो सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके वृत्त वाली प्रश्नावली है उसमें तो नॉर्मल से जो सवाल है आपके, तो पाइथागोरस प्रमेय है वो काम में आती है जब हमें कोई सी भी स्पर्शरेखा की लंबाई पता लगानी हो। केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि जो वृत्त होता है यदि उसके परिधि को दो बार कोई रेखा काट जाती है तो वो छेदन रेखा हो जाती है, वो छेदन रेखा कहलाती है, और जब एक ही बार स्पर्श करती है बाहर तो वह स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु होता है। और स्टूडेंट्स जो बिंदु होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसे आसानी से इसका कोई सी भुजा निकालनी हो वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रमिति की। तो यहाँ पे कुछ सूत्र है वो मोस्ट सूत्र है वो देखते हैं। एक तो वृत्त की परिधि, वृत्त का जो चारों ओर का राउंड होता है 2πr, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम अर्धवृत्त की परिधि देखें, अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पे ये तो हो गया है पूरा 2πr था, तो ये हो गया πr और ये हो गया 2r।
पाई आर प्लस 2r। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर पाई आर स्क्वायर था, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स वृत्त में कोई चाप की लंबाई पता लगानी हो, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। चाप की लंबाई। यदि तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो सूत्र है 1/2 गुणा एल गुणा आर। एल यहाँ पे चाप की लंबाई होती है, ये एल है। यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखे तो 1/2 एल आर। या फिर दूसरा सूत्र लगता है इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वृत्त है ये केंद्र है, ये कहलाएगा तिर्यक खंड, त्रिज्या के द्वारा बना हुआ खंड। और इसी के अंदर थोड़ा सा सही बना देता हूं इसको, दो त्रिज्याओं के द्वारा ये त्रिज्या खंड कहलाएगा पूरा पूरा। लेकिन यदि इसको ऐसे काट दिया जाए दो त्रिज्याओं के द्वारा, तो यह लघु वृत्तखंड और बचा हुआ दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये घटाने पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 डिग्री होता है। मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार घंटे की सुई जो होती है, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण ये आधा डिग्री होता है। ये ध्यान रखना आपको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद अगली प्रश्नावली बात करते हैं। जो 3D आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां होती है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। घन से शुरू कर देते हैं। वर्ग वाली जो आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं, वो 2D आकृति है। और यदि उसे 3D में बदल दिया जाए त्रिविमीय में, तो बन जाता है घन। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा की स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जब हम घनाभ का लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके अंदर लगता है 2 लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। स्टूडेंट्स, यदि हम और अगली आकृति वृत्त ले लेते हैं। वृत्त नहीं, गोला। वृत्त तो 2D होती है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन काले में बेलन के 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ। जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो 2 पाई आर एस लगेगा। और बेलन का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए स्टूडेंट सूत्र लगेगा 2 पाई आर ब्रैकेट शुरू एच जोड़ आर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो स्टूडेंट सूत्र लगता है पाई आर एल। अब बात करते हैं इनका आयतनों की। जब इनका आयतन निकालना हो, यहां पे सामने में आयतन लिख देता हूं सबका।
यहाँ पे स्टूडेंट्स यदि घन का आयतन निकालना हो तो भुजा की क्यू, यदि घनाभ का निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यदि गोले का निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, यदि अर्धगोले का निकालना है तो इसे आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब, यदि आपको बेलन का आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आ गया है ये दोनों एक ही बेलन। शंकु का निकालना हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स ये घनाभ का विकर्ण निकालना हो, घनाभ का विकर्ण जैसे कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी लकड़ी कितनी लंबी आ सकती है, तो उसके लिए हमें घनाभ का विकर्ण निकालना होता है। तो रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई की स्क्वायर जोड़ चौड़ाई की स्क्वायर जोड़ ऊंचाई की स्क्वायर का वर्गमूल। और इसी प्रकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो पाई आर एल में काम में आती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी हो तो एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय की तरह ऐसे तो लगता है। और स्टूडेंट्स एक लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी प्रकार एक आर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। यह आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके सबसे इजी प्रश्नावली लगती है और जिसके अंदर मार्क्स खूब होते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं। सांख्यिकी के अंदर 3 प्रकार के आपके जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। यदि व्यक्तिगत श्रेणी में आ जाए, व्यक्तिगत श्रेणी का अर्थ सीधी लाइन के 1 से 10 तक दे दी, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में यदि समांतर माध्य निकालना हो, x बार बराबर सिग्मा xi बटे n, x का जोड़ बटे n है। यदि यह वर्गीकृत श्रेणी आ जाए, अवर्गीकृत श्रेणी है, तो इसमें x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। स्टूडेंट्स यदि हमें कल्पित माध्य से x बार निकालना हो, कल्पित माध्य से x बार निकालना है, तो इसके अंदर सूत्र लगेगा a जोड़ सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। यदि हमें पद विचलन विधि से x बार निकालना हो, तो यहाँ पर a जोड़ सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। माध्यक की बात करें स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत श्रेणी में यदि माध्यक पूछ लिया जाए तो हमें n पदों की संख्या देखनी होगी, सम है या विषम है। यदि विषम होंगे तो यहाँ पे सूत्र लगेगा आरोही क्रम में जताने के बाद, आरोही क्रम का अर्थ है छोटे से बड़े क्रम में जताने के बाद, आरोही क्रम में जताने के बाद n+1 बटे दोवें पद का मान। ये तो होगा जब n विषम हो। यदि n सम होगा तो यहाँ पे n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2, यदि n सम हो। ये व्यक्तिगत श्रेणी के हैं। और अवर्गीकृत श्रेणी में आ जाएगा तो हमें माध्यक निकालने के लिए l प्लस n/2 माइनस cf बटे f इंटू h का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें l होगा वो माध्यिका वर्ग, जो माध्यक वर्ग है उसकी निचली सीमा होगी, और cf है उस वर्ग से ठीक पिछली बार संचय बारंबारता होगी, f है उस वर्ग की माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, और h है माध्यक वर्ग में जो अंतराल होता है वो h होगा। अब स्टूडेंट्स बहुलक की बात करते हैं। बहुलक जो है यदि व्यक्तिगत श्रेणी में आ जाए तो सीधा सा
आरोही क्रम में जताने के बाद सबसे ज्यादा बार जो अंक आएगा, जहां पर सर्वाधिक बारंबारता जिसकी होगी, सर्वाधिक जिसकी होती है, वही बहुलक होता है। और यदि अवर्गीकृत श्रेणी में आ जाए तो बहुलक बराबर यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। स्टूडेंट्स, इसमें F1 जो होगी वो जो बहुलक वर्ग होगा उसकी खुद की बारंबारता होगी, F2 है उससे आगे वाले की, और F0 है उससे पीछे वालों की। यानी ऐसे सेट कर सकते हैं F0, F1, F2। अब स्टूडेंट्स कुछ और सूत्र है, उनकी बात कर लेते हैं। बीजगणित के सूत्र जो हमारे बार बार काम में आते हैं। a प्लस बी की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार स्टूडेंट a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इनका उल्टा भी होता है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार स्टूडेंट्स a प्लस बी की क्यूब हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा। और इसी प्रकार a माइनस बी की क्यूब हो तो ये लगेगा आपके a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी इस फॉर्मूले में सारी जगह माइनस लगा देंगे तो a माइनस बी की क्यूब बन जाएगी। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जो सारे महत्वपूर्ण सूत्र है वो इस वीडियो में आ गए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।